दर्शनासाठी झाला तू आसरा तव चरणाने पावन झाली सह्याद्रीची धरा दिन दुबळ्याच्या रक्षणासाठी झाला तू आसरा तुझ करीतो स्मरण वंदुनी चरण कीर्ती युगंधरा आरती पंचप्राणाची माझ्या राघोजी विनाची आरती पंचप्राणाची माझ्या राघोजी विनाची जय 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 राघोजी नमन करतो बिरसा मुंडाला नमन राय ठाकराला नमन माझे संत्या मामाला राघोजी नायकाला ओ नमन राणी दुर्गावतीला राजा कातिकरीला नमन करतो कळसुबाईला हमुगी आईला नमन करतो दर्याबाईला नमन माझे कळमगाईला मागोमाडोऱ्या देवाला नमन करतो शूरवीराला नमन क्रांतीवीराला जय जय राघोजी जय जय राघोजी जय जय राघोजी सूर्य वीर राघोजी भांगऱ्यांचा विजय असो. आद्य क्रांतीसूर्य वीर राघोजी भांगऱ्यांचा विजय असो. महामानव बोधिसत्व विश्ववंदनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. महामानव बोधिसत्व विश्ववंदनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. हिंदवी स्वराज्य निर्माता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. धन्यवाद. धन्यवाद. हेलो, आज पैसा ग्राम पंचायत पड़ोसी गांव के द्वारा आयोजित आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे एवं महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा इनकी संयुक्त जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों ने विद्यार्थी गुण गौरव सोहड़ा आयोजित किया हुआ है और ये कार्यक्रम 8 तारीख को होने वाला था, लेकिन आपके क्षेत्र के जो पूर्व विधायक और मंत्री थे प्रकृति विलीन मधुकर राव जी पिचड़ साहब, उनका प्रकृति पूर्वजों में विलीन होने की खबर हमको मिली थी और ये कार्यक्रम उसको आगे पोस्टपोन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मेरे पास में फोन आया था सुधीर साबड़े सर का कि दादा हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको हमारे क्षेत्र में टाइम आपको समय देना है। मैंने बोला कि आप लोग, आपके आयोजन कमेटी है, आप कार्यक्रम तय करो, हम लोग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर सतपुड़ा क्षेत्र से हम लोग आपको समय, समाज के लिए समय देंगे हम लोग। तो सुधीर सावड़े सर से संपर्क हुआ। फिर उसके पिछले दिन में सह्याद्री के समन्वयक और पूरे भारत के बिरसा ब्रिगेड के केंद्रीय समन्वयक जो है प्राध्यापक अरुण पारदी सर, उनका भी फोन आया पिछले दिन।
उन्होंने भी बताया कि साबड़े सर का आपको फ़ोन आया था क्या कार्यक्रम के लिए। मैंने बोला सर हाँ आया है, तो आप उनको टाइम दो। और हमारे जो कैडर्स हैं इगतपुरी, नासिक, अकोले, जुन्नर, आंबेगांव, इन सभी के सहयोग, समर्पण, सक्रियता के साथ में इस सह्याद्री के क्षेत्र में, सतपुड़ा के क्षेत्र में, पूरे मध्य भारत में हम लोग बिरसा ब्रिगेड सेल्फ रिस्पेक्ट सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इंडिया का एक आदिवासी सामाजिक स्वाभिमानी आंदोलन चला रहे हैं। ये जिसको हम सामाजिक मिशन बोलते हैं। हमारा मिशन टोटली जो है हमारे आदिवासी शहीद महामानवों के समाज के लिए संकल्पित, समर्पित और न्योछावर उनके जो विचार थे, उनकी विचारधारा थी और उनके सिद्धांत थे, इन्हीं 3 चीजों पे हम लोग अपना मूवमेंट पूरे देश में चला रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया। आयोजन समिति, समस्त गांव के बुजुर्ग, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, समाज के मजदूर हो, किसान हो, आप सबका तहे दिल से बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री सतपुड़ा की ओर से आभार है, जोहार है आपको। आपने बहुत अच्छा आयोजन किया। लेकिन अगर हम लोग इस आयोजन को एक गांव का ना होते हुए एक क्षेत्र का अगर उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हम जो सोच आने वाली जनरेशन को देना चाह रहे हैं, जो हमारे ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है, इनको जो चीज हम लोग जो सोच और विचारधारा बताना चाह रहे हैं, अगर हम 7-8 गांव आसपास के 7-8 गांवों के जो विद्यार्थी स्कूलों में उन्होंने अच्छी प्रगति करी या खेल में उन्होंने अच्छी प्रगति करी, ऐसे हमारा समन्वय इसी क्षेत्र के साथ तसं बोलत राह काय ते इसी क्षेत्र में आपके जो विद्यार्थी हमारे लड़कियां पढ़ रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, तो आप लोग 7-8 गांवों से समन्वय बना के एक बड़ा कार्यक्रम करो तो समाज ज्यादा आएगा और जो विचारधारा समाज के उसके कानों में जानी चाहिए, वो विचारधारा और सोच हम लोग समाज को दिखाएगा। मतलब एक छोटा कार्यक्रम करने के बजाय एक बड़ा कार्यक्रम समन्वय बनाओ समाज के लोगों के साथ में, एक बड़ा सा कार्यक्रम करो और उसमें उस गाँव के विद्यार्थी जिन्होंने जिन्होंने अच्छे परसेंट लाए हैं, बोर्ड में हो, स्कूल में हो या खेल में हो, तो सभी को उस कार्यक्रम में समाज द्वारा सम्मानित करो। ये तो अपना गांव का कार्यक्रम है, वो तो चलते रहेगा, लेकिन उसको एक बड़ा रूप देने से क्या होता है कि आप हो तो समाज के लोग आते हैं तो उसमें अच्छी विचारधारा मिलती है। तो आप लोगों ने ये प्रयास किया है, या अपना छोटा सा प्रयास, अब यही बिरसा ब्रिगेड की ओर से आपसे यही आशा करते हैं कि इस प्रयास को आप एक बड़ा विस्तार कर रूप दो आगे तो क्या होगा कि समाज में जो है सही विचारधारा, सही सिद्धांत पूर्वजों के जो जाना चाहिए वो जाएंगे। जो है हमारे पूर्वज भारतीय क्रांतिकारक राघोजी भांगरे, महामानव गांधी, सूर्य धरती मां भगवान और स्वराज्य की संकल्पना रखने वाले महाराष्ट्र के आइडियल छत्रपति अजून पुढे आले रे मसुदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तू घेऊन आलता का तिला मग कवासी मंगास का जो फुले हा ये ना इकडे पुढे जागा आहे आमची बहुजन समाज के अंदर आले का नाही ते मागे हे ना मला सरळ इकडे दिसता ही म्हणा जयंती पे हम लोग, मैं वही बात बोलूंगा जो हमारे तिला नाही आहे तिला काय खात तिला सांगत आहे त्याला लाईट गेली असणार आहे हमारे पूर्वजों की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने
ये विद्यार्थियों का जो सत्कार और गुणगौरव सोहरा है उसको हम लोगों ने शामिल किया है। पूर्वजों के, महापुरुषों के या हमारे शहीद क्रांतिकारियों के जो जन्म जयंतियां हैं या जो शहादत दिवस है, वो समाज के बीच में, समाज के साथ में मनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि इनकी लड़ाई क्या थी, इनके जीवन का उस समय उद्देश्य क्या था, उस समय इस क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं थी, क्यों इनको आवश्यकता पड़ी अपना बलिदान देने की, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि उनको लड़ने के लिए जो है तैयार होना पड़ा। ये चीजें समझने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। अब राघोजी भांगरे का जो ओहदा है इस सह्याद्री में, ये किसी भगवान से कम नहीं है। आप लोग नाम ही ऐसा लेते हैं कि आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे, यानी कि जिनका सामाजिक सम्मान के साथ में सबसे पहला क्रांतिकारियों में नाम लिया जाता है सह्याद्री में, वो थे राघोजी भांगरे। और तुम्हारे इसी तहसील में, तुम्हारे पड़ोस के गांव में उनका जन्म हुआ था 1805 में देवगांव में। और ऐसे कंदराओं में, पहाड़ों के बीच में, गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद उन्होंने जो तत्कालीन जो सामंती व्यवस्था थी, साहूकारी व्यवस्था थी, या उस समय की पेशवाई व्यवस्था थी, या ब्रिटिश औपनिवेशिक पूंजीवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के द्वारा समाज के ऊपर जो जुल्म जाती, जो अत्याचार किया जाता था, उसको वो करीब से देखे। करीब से देखने के बाद में इस जुल्मी व्यवस्था से अपने समाज को मुक्त करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन ही नहीं, उनका पूरा के पूरा परिवार जो है, उन्होंने इस क्रांति में, इस बंड में बलिदान कर दिया। राघोजी भांगरे का आंदोलन ऐसा आंदोलन था कि इसी आंदोलन से जो है झारखंड में बिरसा मुंडा ने प्रेरणा ली है। इसी आंदोलन से जो है टंट्या भील को भी प्रेरणा मिली है हमारे सतपुड़ा में, क्योंकि इनका जन्म 1805 में हुआ 8 नवंबर को, और इनको फांसी हुई 2 मई 1848 को ठाणे में। यानी कि 40 साल की आयु में, जितनी भी उनकी आयु, प्रकृति ने उनको जितनी आयु दी, उतने 40 साल की आयु में उन्होंने इस क्षेत्र के, इस क्षेत्र ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के आदिवासियों की जो 45-47 जमात है, उसको एक सरकार में एक पहचान अगर किसी ने दिलाई है तो वो राघोजी भांगरे ने दिलाई है। राघोजी भांगरे के बलिदान की वजह से आपकी पहचान सरकार में जिंदा है कि आप इस देश के आदिवासी हो, आप इस देश के शेड्यूल ट्राइब्स हो, आप इस देश के मूल बीज हो, आप इस देश के मूल मालिक हो। अगर राघोजी भांगरे का आंदोलन यहाँ पे नहीं होता, उनका बंड नहीं होता, तो शायद सह्याद्री में आपको कोई आदिवासी कह के पहचानता नहीं। आपकी पहचान कब की मिटा दी जाती, क्योंकि इन लोगों की जो नियत है वो आदिवासियों की मूल पहचान को खत्म करने की रही है शुरू से। उन्होंने, ये आपका जो गांव है, ये बहुत ऐतिहासिक महत्व का गांव है। अगर हम सामाजिक दृष्टि अगर देखेंगे तो इसी पड़ोसी की जमीन पे राघोजी भांगरे ने अपनी पहली सामाजिक बैठक बुलाई थी। किसी को आपको मालूम नहीं होगा, ये पड़ोसी वही गांव है। अपने बंड की पहली बैठक, जो बंड उन्होंने, जो उलगुलान, जो यानी कि जो क्रांति उन्होंने तय की, उसकी पहली बैठक उन्होंने पड़ोसी गांव में बुलाई थी। यहीं से उन्होंने जो है पार्श्वभूमि रखी थी जुल्म के खिलाफ लड़ने की। ये वो ऐतिहासिक गांव है, और आपको तय करना पड़ेगा कि इसी पड़ोसी गांव से आप लोग सामाजिक संवाद, सामाजिक वार्तालाप, सामाजिक विचार मंथन करके हमारे समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार के खिलाफ होने वाले जो
हमारे ऊपर छल हो रहे हैं, उसके खिलाफ में लड़ने की आपको रणनीति यहीं से तैयार करनी पड़ेगी। पूरे क्षेत्र में राघोजी भांगरे की क्रांति का बोलबाला था। इसी क्षेत्र से उन्होंने अपनी क्रांति को शुरुआत करी और अपनी क्रांति भूमि उन्होंने रतनवाड़ी को डिसाइड किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लड़ने के साथ साथ में बचने और सुरक्षा के उपाय भी उनके पास में वो खोज के रखते थे कि हम कहां सुरक्षित रह सकते हैं, सुरक्षित रहते हुए हम हमारे संघर्ष को आगे कैसा पहुंचा सकते हैं। इस बात का पूरा वो तैयारी प्लानिंग करके वो किसी भी आंदोलन या किसी भी बंड को वो उसका सामना करते थे, वो जुल्म का। राघोजी भांगरे के आंदोलन की वजह से सह्याद्री में आदिवासियों के हिस्से में 125 लाख हेक्टेयर जमीन आई है। आज आपके पास में जो जमीन का टुकड़ा है, जो जमीन आप जोत के खेती कर रहे हो, जिसमें आप चावल पका रहे हो, गेहूं पका रहे हो, जो भी जमीन आज आपके पास में बची है वो राघोजी भांगरे के बलिदान के शहादत की वजह से आपके पास में है। 1,25,000 हेक्टेयर जमीन राघोजी भांगरे ने यहाँ के ब्रिटिशों, यहाँ के पेशवाइयों, सामंतों, साहूकारों से छुड़ा के जो है आपको दी है। हमारे घर में बहुत सारों के घर में जो है राघोजी भांगरे का फोटो भी नहीं होता है। उनके घर में रामदेव बाबा का भी मिल जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी मिल जाता है, या किसी गांधी का मिल जाता है। हम लोग बेईमान कौम हो गए हैं। जिस हमारे पूर्वजों की वजह से हमको इस देश में जमीन का टुकड़ा मिला, हमको जीने का साधन मिला, जिस खेती में कमा के हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण संरक्षण कर रहे हैं, जिस खेती में कमा के हमको हमारे बदन पे कपड़े हैं, जिस राघोजी भांगरे के संघर्ष की बदौलत देश के संविधान में आप सह्याद्री के आदिवासी हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, एक पहचान मिली, और उसी देश के संविधान में आपको जो है पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, जो सामाजिक प्रमाण पत्र आदिवासियों का आदिवासी है करके दिया गया। उस सोशल सर्टिफिकेट पे आप नौकरी करते हो, शहरों में जाके अधिकारी कर्मचारी बनते हो, बड़े लेवल के अधिकारी बनते हो, लेकिन सामाजिक प्रमाण पत्र पे नौकरी करने के बाद भी तुमको समाज के लिए समय देने का वो टाइम ही नहीं तुम्हारे पास में। उसको हम मिशनरी भाषा में मरा हुआ आदमी समाज का, वो हेडमैन नहीं है समाज का, वो डेड मैन है। सोशल सर्टिफिकेट पे एजुकेशन मिला, केजी से पीजी तक का मुफ्त का, उसके बाद में सर्विस लग गई, सर्विस के बाद में प्रमोशन लग गया, प्रमोशन मिल गया, अच्छी सी खूबसूरत पत्नी मिल गई, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, संडे के रोज छुट्टी होती है, आता है काम से, भाई के साथ में बच्चे के साथ में मस्ती करता है, मटन ला के खाता है, सो जाता है, माझा झालं काही नाही आता, पोरं चांगली जाए लाइन वर लागली। तेरे बच्चे के ठीक है, तेरे समाज के बच्चों का क्या होगा? वो तेरी जवाबदारी नहीं है क्या? तेरे को समाज के सर्टिफिकेट पे नौकरी मिली है। अगर समाज शहीदों का कोई योगदान ही नहीं होता तो इस देश के संविधान में आपको पहचान नहीं मिलती, क्योंकि 1871 तक आपके समाज को इस देश में जन्मजात गुनहगार का लेबल लगा हुआ था। आपके समाज के बच्चे बच्चे को जो है क्रिमिनल टाइप्स कहा जाता था, यानी कि जन्मजात गुनहगार। सह्याद्री में किसी आदिवासियों के घर पे कोई बेटा पैदा हुआ तो उसको उसकी नोंदनी पड़ोस के पुलिस चौकियों में होती थी और वहां पे लिख दिया जाता था कि फलाने आदिवासी के घर पे सह्याद्री में फलाना एक गुनहगार पैदा हो गया। या किसी आदिवासियों के घर पे बेटी पैदा होती थी तो उसका पूरा डिटेल, पूरा रिकॉर्ड जो है पड़ोस के पुलिस चौकियों में, ब्रिटिश पुलिस चौकियों में लिखा जाता था कि फलाने आदिवासी के घर पे एक और जन्मजात गुनहगार बेटी पैदा हो गई। ये गुनहगारी जमात का आपको टैग लगा हुआ था 1871 तक, और 1890 तक तो आपके पास में कोई जमीन नहीं थी। यहाँ पे सारी जमीन जो थी छीन ली गई थी। पूरे सतपुड़ा क्षेत्र में, भीलवाड़ा में, उधर गोंडवाना क्षेत्र बोलता आप, पूरे भारत के अंदर जो ट्राइब्स थे उनके ऊपर, सबके ऊपर जो है क्रिमिनल ट्राइबल बिल लगा दिया गया था, यानी गुनहगारी जमात कायदा। ऐसे समय में टंटा बिल ने 1862 में
अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाया। टंट्या भील ने अपने साथी रेगा कोरकू के द्वारा अंग्रेजों के पास में मैसेज भिजवाया कि आपको टंट्या भील को पकड़ना है तो आपको आपके अंग्रेजी सेना में आदिवासियों को नौकरी पे लेना पड़ेगा, पुलिस में। और हेडिटरी ऊपर से एक हेडिटरी एक्ट लगाया था। तो जो क्रिमिनल ट्राइब्स का जो हमको लेबल लगाया गया था, उसको टंट्या भील ने अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बना के वो क्रिमिनल ट्राइब्स शब्द हटवाया। और उसी क्रिमिनल ट्राइब शब्दों को हटा के जो है टंट्या भील के प्रयास के कारण, राघोजी भांगरे की क्रांति के कारण, बिरसा मुंडा के आंदोलन के कारण देश का जब संविधान तैयार किया जा रहा था, जब उसको ड्राफ्ट किया जा रहा था, उसका मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने जो है उसमें आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब्स की जगह जो है एक शेड्यूल ट्राइब्स शब्द दिया। क्या दिया? शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि क्रिमिनल ट्राइब से शेड्यूल ट्राइब बनाने वाला भारत में आदिवासियों को कौन था? वो केवल टंट्या भील था, क्योंकि टंट्या भील भी राघोजी भांगरे के बंड आंदोलन से प्रेरित था। और जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को ड्राफ्ट किया, उन्होंने जो ड्राफ्ट करने का काम किया, वो भीमराव अंबेडकर टंट्या भील की क्रांति भूमि पाताल पानी से 29 किलोमीटर दूर महू, इंदौर के पास में महू में ब्रिटिश सेना की छावनी में पैदा हुए थे। वो सही है कि नहीं? वो महू में पैदा हुए थे, वहां पे ब्रिटिश कैंप था, ब्रिटिश कैंप में पैदा हुए थे। जब वो छोटे थे, जब उनको पालने में उनकी माँ सुलाती थी, तो भीमराव अंबेडकर की माँ पालने में सुलाते वक्त टंट्या भील की वीरता की गाथाएं गाती थी उनको सुलाते वक्त। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी जो है वो आदिवासी क्रांतिकारियों के उसके प्रति वो मतलब प्रेरित थे। टंट्या भील के प्रति वो प्रेरित हुए, टंट्या भील के नाम से प्रेरित हुए, वो बिरसा मुंडा के राघोजी के नाम से प्रेरित हुए। तब जाके उन्होंने देश में आदिवासियों के तमाम संघर्षों को उन्होंने जगह दी वहां पे। और भारत के राज्य घटना में जो है आपको अनुच्छेद 342 में शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति एक शब्द आया, अनुसूचित जमाती। ठीक है, तो ये पहचान हमारे पूर्वजों के बलिदान की वजह से आपको मिली है, नहीं तो हम लोग तब के क्रिमिनल ट्राइब्स थे। आज वैसा ही शब्द उसके समांतर ये लोग हमारे खिलाफ में ला रहे हैं। कौन सा शब्द? आदिवासी स्वायत्ता के आधार पर अपने 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, अनुच्छेद 244 1 और 2 में जो हमको स्वायत्त शासन और मालकियत का अधिकार आदिवासी क्षेत्रों में संवैधानिक अधिकार दिया गया है। जब आदिवासियों ने अपनी स्वायत्ता और स्वशासन के आधार पे इस देश में अपने हक अधिकारों की बात करी है, तो इन मनुवादी, इन पेशवाई, इन पूंजीवादी व्यवस्था ने आदिवासियों को नक्सलवादी बोला है। क्या बोला है? नक्सलवादी। अरे आप कौन होते हो हमको इस प्रकार का जो है लेबल देने वाले लोग? आप तो बाहर से आए हुए लोग हैं, हम तो इस देश के मूल बीज हैं। तो इनकी मानसिकता देखो, पहले हमको इन्होंने स्वीकार किया ये आदिवासी है, बीच में मूल निवासी बोलने लग गए, अब बोल रहे हैं वनवासी। अगर आप लोग जागे नहीं, आप समाज के साथ बैठ के सामाजिक वार्तालाप, समाज के बारे में सोचेंगे नहीं, समाज के संभावित खतरों के बारे में आप लोग समाज को सिखाएंगे नहीं, बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तो आने वाले 30 से 50 सालों में वही लोग बोलेंगे वो थे सह्याद्री में आदिवासी, अब वो स्वर्गवासी हो गए बोलेंगे। अब वनवासी बोल रहे हैं। वनवासी का मतलब क्या? समाज द्वारा बहिष्कृत मानव समूह। हमको किसी ने बहिष्कृत किया है क्या? हम तो इस मूल बीज के इस मूल के मूल बीज है, इस धरती का मूल बीज है आदिवासी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में नंदाबाई भील के जजमेंट में बोल दिया कि देश का 8% आदिवासी देश का मूल मालिक है। और ये हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? वनवासी। आरएसएस वाले बोलते हैं कि नहीं? वनवासी कल्याण आश्रम चला रहे, आदिवासियों का उत्थान कर रहे बोल रहे हैं। क्या कर रहे तुम लोग? आदिवासियों का वनवासी कर रहे, तो कर रहे आप लोग। तो ये हमारे समाज का दुश्मन कौन और दोस्त कौन, हमारा भाई कौन, हमारा विरोधी कौन, ये समाज को सिखाना पड़ेगा। तो ये हमारे जो पूर्वज थे, राघोजी भांगरे का जो पूरा आंदोलन था, ये पूरा जल जंगल जमीन आदिवासी संस्कृति की अस्मिता रखने के लिए, समाज का अस्तित्व रखने के लिए,
समाज के जिंदा रहने के जो मूल स्रोत संसाधन है, जल, जंगल, जमीन, खेती, प्रकृति और संस्कृति को जिंदा रखने का आंदोलन था। तभी आज तक इस क्षेत्र में हमारी संस्कृति जिंदा है, हमारी खेती जिंदा है, हमारे जल, जंगल, जमीन के अधिकार जिंदा है, हमारे सामाजिक सामुदायिक अधिकार जिंदा है, हमारा पहनावा जिंदा है, हमारी बोली भाषाएं जिंदा है। अगर राघोजी भांगरे का आंदोलन नहीं होता तो ये कब का हमारा खत्म हो चुका होता। उधर टंट्या भील का आंदोलन नहीं होता सतपुड़ा निमाड़ में, तो वहाँ कब का आदिवासी की पूरी पहचान खत्म हो चुकी होती। उधर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो पूरी पहचान खत्म हो चुकी होती, या शायद आदिवासियों का अस्तित्व भी शायद ये लोग कानून के माध्यम से बदला के कुछ और कर दिए होते। तो राघोजी भांगरे का जो आंदोलन है, इस देश में, इस राज्य में आपकी पहचान को जिंदा रखने का आंदोलन था। 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन का अधिकार दिलाना। इतनी जमीन किसी नेता ने दिलाई है क्या इधर सह्याद्री में आज तक? किसी नेता ने दिलाई क्या आपको? किसी संत महात्मा आबा बाबा ने दिलाई क्या आपको इतनी जमीन जितनी राघोजी भांगरे ने अपना सर्वस्व अर्पण करके, खुद को फांसी के फंदे पे स्वीकार करके आपको जो जमीन दिलाई, इतनी जमीन किसी संत ने दिलाई क्या? किसी पास्टर पादरी ने दिलाई क्या आपको? किसी मौलाना हजरत ने दिलाई क्या? नहीं दिलाई ना, राघोजी भांगरे ने दिलाई। तो आपका भगवान भी कौन है? राघोजी भांगरे ही है। आप किसी भगवान के रात भर ताड़ बजा के भजन कर रहे, कुछ नहीं मिलेगा। कोई भगवान नहीं, यहाँ सब व्यवस्था जो है कमाने की व्यवस्था है। हमको अपनी संस्कृति में रहना है। जब तक आप आदिवासी संस्कृति में आपका आचरण और व्यवहार और आपका जीवन यापन होगा, तब तक आप इस देश के आदिवासी कहलाओगे। जिस दिन आप आपकी संस्कृति छोड़ दोगे, आपका सांस्कृतिक जीवन यापन छोड़ दोगे, आपको दूसरे कैटेगरी में डाल देगी सरकार। वो हमारे पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती भी है कि आदिवासी अपनी संस्कृति छोड़े। इनका जो संघर्ष था वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का संघर्ष था। इनका जो संघर्ष था वो अपने समाज के जिंदा रहने के संसाधनों को जिंदा रखने का संघर्ष था। इनका जो संघर्ष था वो समाज के अस्तित्व को जिंदा रखने का संघर्ष था। बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से इस देश में पहली बार ऐसा कानून बना ब्रिटिश रूल में, जिसको हम 1898 का भूमि संपादन अधिनियम बोलते, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बनती। पहली बार इस देश में 1898 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कानून बना, जिस कानून में लिख दिया गया था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। अब सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट या कुछ भवन बनाने होते हैं, तो सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में उस जमीन के मालिक की जो है उसका दान पत्र मांगती है सरकार। दान पत्र मांगने के बाद उस जमीन पे सरकारी प्रोजेक्ट बनाती है सरकार। वो इसीलिए क्योंकि वो 1898 का कानून जो है आदिवासियों की जमीन सुरक्षा की गारंटी बना, और वो कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से बना। आजादी की 180 वर्ष आजादी की लड़ाई चली, स्वतंत्र की लड़ाई 180 वर्ष चली, और 1702 लड़ाई हुई टोटल। 1702 लड़ाई में 1704 लड़ाई आदिवासियों ने अपने खुद के दम पे लड़ी, और केवल 1706 लड़ाई में 1702 लड़ाई आदिवासियों ने अपने दम पे, खुद के दम पे लड़ी इस देश में, और केवल 4 लड़ाई गैर आदिवासियों ने लड़ी, यानी कि ब्राह्मणों ने लड़ी। और वो कौन सी लड़ाई? वो अंग्रेजी अधिकारियों के साथ में, वाइसराय गवर्नर के साथ में टेबल पे बैठ के सेटिंग वाली लड़ाई, जिसको पावर ट्रांसफर एग्रीमेंट बोलते हैं, वो वाली लड़ाई, खाना कागज खाना पूर्ति वाली। और हमारी लड़ाई जो हमारे पूर्वजों की 1702 लड़ाई, अपने दम पे हथियारबंद लड़ाई इस देश में, 180 साल तक स्वातंत्र की लड़ाई, जिसमें 7 लाख आदिवासी शहीद हुए। उसमें 3.5 लाख आदिवासी महिलाएं शहीद हुई, 3.5 लाख आदिवासी पुरुष शहीद हुए। महिलाओं का भी उस आजादी की लड़ाई में, स्वशासन स्वायत्तता की लड़ाई में बराबर का हिस्सा था।
हमारी समाज की मातृशक्तियों ने, महिलाओं ने भी बराबर योगदान दिया हमारे वजूद के लिए। 3.5 लाख महिलाएं शहीद हुई, 3.5 लाख पुरुष समाज के आदिवासी शहीद हुए। तब जाकर आपको इस देश में एक पहचान मिली और देश के कानून में एक सेटलमेंट हुआ और आपको उस देश के कानून में पहचान के साथ साथ में आपको अधिकार दिए गए। आज भारत के संविधान के अंदर आपको अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)A या 46 में जो शिक्षा का अधिकार है वो अगर आया है तो हमारे पूर्वजों के वो लाखों हमारे शहीद महामानव और शहीद वीरांगनाओं के बलिदान की वजह से आया है। आदिवासियों के हिस्से में बिना लड़े कुछ भी नहीं आया है। हमारे पूर्वज लड़े करके राज्य घटना में आपको जो है शिक्षा का अधिकार आया है। वही दूसरी ओर आपको 5वीं और 6ठी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन और स्वायत्ता का अधिकार, उसके बाद में अनुच्छेद 275(1) में आपके लिए केंद्र से आर्थिक विशेष बजट का प्रावधान, टीएसपी फंड जिसको बोलते हैं उसका प्रावधान, उसके बाद में हमारे समाज का भी जो है राज्य के विधानमंडल और संसद में जो सामाजिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए करके कलम 330, 332 में आपको राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान। ये क्यों आया? वो इसीलिए आया क्योंकि संविधान सभा में हमारे पूर्वजों की लड़ाई को जो है दमखम के साथ में उठाया था एकमात्र आदिवासी दमदार सदस्य मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने। वो जयपाल सिंह मुंडा ही थे संविधान सभा में जिसकी वजह से जो है पूरी राज्य घटना में जो आदिवासियों को जो अधिकार मिले हैं उसके लिए उन्होंने पैरवी की थी। वो बहुत डिबेट किए हैं वहां पे। उनके जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स एंड वॉल्यूम जयपाल सिंह मुंडा के पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है। जब अलग पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बनाने की बात चल रही थी उसी समय पे जयपाल सिंह मुंडा ने बोला था, उस समय पे देश में लगभग 554 रियासतें थी। 554 रियासतों में जो है 18 रियासतें मुस्लिमों की थी और 258 रियासतें इस देश में आदिवासी राजाओं की थी। जब पाकिस्तान अलग देश बनाने की बात गांधी, नेहरू, जिन्ना इनके बीच चल रही थी उसी समय पे जयपाल सिंह मुंडा ने बोला था कि जब 18 रियासतों के साथ में पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन सकता है तो 200 देसी तो हमारे इस देश में 258 आदिवासी राजा है तो 258 आदिवासी रियासतों के साथ में आप पृथक गोंडवाना राष्ट्र या आदिवासी भारत क्यों नहीं दे सकते हमको? तो इन लोगों ने बताया, नेहरू इन्होंने, कि उसके लिए आपको तहसीलदार चाहिए, आपकी समाज का पढ़ा लिखा, कलेक्टर भी चाहिए, एसडीओपी भी चाहिए, एसडीएम भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। तुम्हारी समाज पढ़ी लिखी नहीं है तो हम क्या करते कि आपको आदिवासी भारत देने के बजाय हम देश के कानून में ऐसा प्रावधान करते 10 साल के लिए कि हम पूरा आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे मुफ्त में, आपके समाज के अधिकारी कर्मचारी बनाएंगे, तहसीलदार बनाएंगे, एसडीएम बनाएंगे, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। संविधान में आपको रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं हम लोग, हम तुमको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तुम्हारे एसडीएम बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे। जिस समय पे तुम्हारी समाज की पढ़ी लिखी कौम हो जाएगी उस दिन हम आपको भारत, आदिवासी भारत दे देंगे आदिवासियों को। अब हम पढ़ लिख गए तो इनकी नीयत खराब हो गई। नीयत खराब हो गई तो ये क्या लाए आदिवासी क्षेत्रों में? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की घुसपैठ करी इन्होंने और उसमें पूरा वो राजकारण घुसा दिया। अब हुआ क्या है कि हम लोग उनको वोट देते हैं और वो यूनाइटेड नेशन में पूरा डाटा जो है वहां पे प्रस्तुत करते हैं कि हम तो आदिवासियों को देश देना चाह रहे हैं, वो उनका देश है, लेकिन ये आदिवासी हमको 5-5 साल के लिए मतदान करके जो है रहने के लिए अनुमति देते हैं, तुम जाओ मत इधर ही रह जाओ 5 साल के लिए। और वो वाली बात है ये, इसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इन लोगों की नीयत खराब हुई। आज क्या उन्होंने हमको वचन दिया था कि हम संविधान के अंतर्गत आपके जितने भी प्रावधान है आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज परिस्थिति देख लो, मणिपुर जलाया गया, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का एरिया आदिवासी बेल्ट है पूरा, 6ठी अनुसूची का,
सरकार ने संरक्षण किया कि आदिवासियों का? नहीं। आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, आदिवासी बच्चों को जिंदा जला दिया गया, 3-3 महीने लाशें सड़ के पड़ी हुई, सरकार की गाड़ियों ने नहीं उठाया, सरकार ने नहीं उठाया। ये परिस्थिति है। बस्तर में चले जाओ, क्या परिस्थिति है। हसदेव का पूरा जंगल काट दिया, वहां से आदिवासियों को उजाड़ दिया। ऐसे बहुत से गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो सतपुड़ा और सह्याद्री से आदिवासियों का विस्थापन की गाथा लिखने वाले हैं ये लोग। इनका तय एजेंडा है। इसके लिए इस विस्थापन के खिलाफ में हमको एक होना है। एक होना है तो समाज को समाज और सामाजिकता समझाना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? तो समाज को जो है हमारे मिशन के द्वारा जो सामाजिक शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, केडर प्रशिक्षण शिविर होते हैं, बिरसा ब्रिगेड आदिवासी विचार मंच महाराष्ट्र के द्वारा भी केडर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। अपने बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक शिक्षा दीक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। किताबी शिक्षा एक व्यक्ति एक परिवार का जीवन परिवर्तन कर सकती है, लेकिन सामाजिक शिक्षा दीक्षा पूरे समाज पूरे क्षेत्र की जो व्यवस्था है, जो सोच है, उसको परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए आप लोगों को समाज और सामाजिकता समझाना है। हमारा समाज क्या है समझाना है। समाज के पूर्वज कौन, समाज का शहीदों के साथ में क्या संबंध, हमारी संस्कृति क्या, हमारा मूल क्या, हमारा डीएनए क्या, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या, हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार क्या, यह सारी चीजें आपको अगर सीखना है या बच्चों को सिखाना है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में केडर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करो। आसपास के गांव मिलके केडर रखो, सामाजिक शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम चलाओ, उसमें बच्चों को लड़कियों को भी बिठाओ, उनको समाज और सामाजिकता समझाना बहुत जरूरी हो गया है। सभी समाज अब संगठित है, केवल आदिवासी जो है एक जगह आने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी के पास में टाइम ही नहीं समाज के साथ में बैठने का। सभी समाज अपनी अपनी व्यवस्था निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम तभी हमारे संवैधानिक अधिकार बचा पाएंगे, हम तभी जल जंगल जमीन के अधिकार बचा पाएंगे, हम तभी हमारे शैक्षणिक अधिकार बचा पाएंगे, हम तभी हमारी संस्कृति को बचा पाएंगे, हम तभी हमारे पूर्वजों के इतिहास को जिंदा रख पाएंगे, इनकी आइडियोलॉजी को जिंदा रख पाएंगे, जब हम सामाजिक शिक्षा दीक्षा कैडर में जाके बैठेंगे। तो आपको सामाजिक शिक्षा दीक्षा की नितांत आवश्यकता है। धर्म और राजनीति से कभी भी समाज का अस्तित्व नहीं बचा पाओगे, आप लोग बचा ही नहीं पाओगे। इस समाज बचेगा जब पूर्वजों की आइडियोलॉजी पे खड़ा होगा तो बचेगा। समाज लड़ने के भी लिए तैयार होगा तो हमारे पूर्वजों के सिद्धांतों पे खड़ा होगा तो लड़ने के लिए तैयार होगा। समाज अगर कहीं एक जगह आएगा सामाजिक केंद्र बिंदु में तो ये पूर्वजों के विचारधारा और सिद्धांतों पे आएगा। वो व्यक्ति के विचारधारा पे भी नहीं आएगा, किसी नेता के और किसी आबा बाबा के विचारधारा पे भी नहीं आएगा, वो किसी पास्टर पादरी की विचारधारा से भी नहीं आएगा, धर्म पंथ के विचारधारा पे नहीं आएगा। समाज के शहीदों के सिद्धांतों पे समाज एक साथ आता है कभी भी। तो समाज में ज्यादा से ज्यादा राघोजी भांगरे के विचारधारा और सिद्धांत पहुंचाओ, बिरसा मुंडा के विचारधारा सिद्धांत पहुंचाओ। बहुत से अधिकार है भारत के संविधान के साथ साथ में इंटरनेशनल राइट्स भी है आदिवासियों का, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार भी। ये सारे अधिकार समाज को सिखाना पड़ेगा। जब वो अधिकारों को जानेंगे तब तो बात करेंगे। हम बोलते हैं हमेशा जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बोलना सीखना पड़ेगा आदिवासियों को। बच्चों को समझाओ, अपने अधिकार समझाओ। अधिकार सुरक्षित रहेंगे तो ही अस्तित्व बचेगा, समाज तभी जिंदा रहेगा। अधिकार विहीन समाज की कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए अधिकार को जिंदा रखना है तो समाज को विचारों से जिंदा करना पड़ेगा। तो हमको बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से जमीन का अधिकार मिला है। बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश में जो है आदिवासियों से लिए भगवान से बड़ा आंदोलन, टंट्याभिल का आंदोलन भगवान से बड़ा आंदोलन। तो हम पड़ोसी में आपको वही संदेश देंगे कि आप समाज के साथ आइए, समाज के साथ में बैठिए। इस क्षेत्र में जो बिरसा ब्रिगेड के जो कैडर्स हैं, ये लड़के जो काम कर रहे हैं, भरत तड़पाल सर है, अपने शंकर साबड़े सर है, सुधीर साबड़े सर है, इधर हमारे अंबेगांव जुन्नर से ये लड़के आए हुए हैं। हमारे जो अध्यक्ष है जिले के प्रवीण पारदी सर है, किशोर लांडे आए हुए जुन्नर से।
और तुम्हारे यहाँ से जितने भी ब्रिगेड के कैडर्स है या विचार मंच के जो पदाधिकारी है, ये लोग हमारे पूर्वजों के विचारधारा और सिद्धांतों को इस क्षेत्र में समाज के अंदर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं बिना स्वार्थ के। आपको बिरसा ब्रिगेड के कैडर्स कहीं पे भी मीटिंग ले, कहीं घोंगड़ी बैठक हो, कैडर हो, ये बच्चे आपको कहीं रास्ते में मिलते हैं तो इन लोगों को आप बिठाओ, उनको भूखे हैं तो खाना पूछ लो, खाना खिलाओ, अगर कहीं आगे जाने का नहीं किराया तो 20-50 रुपया उनको किराया भी दो। यही लोग हैं जो समाज के वजूद को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं, बाकी सब अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खड़ा करने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई नेता बनने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई समाज का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं एक नेता बनाओगे तो समाज को सिर्फ 5 साल तक काम देगा, लेकिन एक प्रशिक्षित सुशिक्षित बिरसावादी मिशनरी कैडर्स कार्यकर्ता बनाओगे तो वो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। ये मिशन की सोच है, नेता बनाने की सोच नहीं है। और नेता वाली व्यवस्था का भी हम विरोध नहीं करते हैं। अब देश में किसकी सत्ता है? भाजपा। उसका वैचारिक ब्रेन बैंक कौन है? आरएसएस। देश में जितने भी सीएम, जितने भी पीएम, जो भी बन रहा है, कौन बन रहा है? आरएसएस का कैडर बन रहा है। आरएसएस के कैडर ही लीडर बन रहे हैं ना। आपका मुख्यमंत्री आरएसएस का कैडर, महाराष्ट्र का, हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आरएसएस का कैडर, राजस्थान का मुख्यमंत्री आरएसएस का कैडर। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि समाज का नेतृत्व, समाज का लीडर भी उसी को बनाओ जो इस मिशन के तहत सामाजिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर चुका है, यानी कि जो ब्रिगेड का कैडर है। कैडर रहेगा तो वहां जाएगा तो वो सामाजिक प्रबोधन करेगा, खुद की बात नहीं बोलेगा। उसका प्रबोधन जो होना चाहिए विधानमंडल में या संसद में, वो सामाजिक प्रबोधन होना चाहिए, वो हमेशा समाज हित की बात करना चाहिए। तो आरएसएस के जो कैडर है, आज सीएम बने हो, कोई सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर हो, कोई पीएम हो, कोई गृह मंत्री हो, ये जब भी उनके सामाजिक आयोजन में, उनकी जाति की सामाजिक आयोजन में जाते हैं, उनको मेहमान बुलाते हैं तो भी वो आरएसएस के मिशन की भाषा बोलते हैं। किसी उद्घाटन कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं तो भी वो आरएसएस की मिशन की भाषा बोलते हैं। किसी इवेंट में बुलाते हैं तो भी वो आरएसएस की मिशन की भाषा बोलते हैं। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारा जो समाज का नेता हो वो कैडर हो, कैडर से ही वो लीडर हो और वो समाज की भाषा बोले, उसके फायदे की बात नहीं, सामाजिक फायदे की बात। तो ये मिशन सामाजिक फायदे के लिए काम कर रहा है। यहाँ जो कैडर, जितने भी कार्यक्रम होते ब्रिगेड के विचार मंच के माध्यम से, आप कार्यक्रम में सभी को समय निकाल के आइए, जाइए, बैठिए, कैडर में बैठिए, तभी आपको बिरसावाद क्या है, बिरसावाद समझने के लिए आपको बिरसा ब्रिगेड के कैडर में जाना पड़ेगा। बिरसावाद यानी केवल बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं, जिस राघोजी भांगरे के आंदोलन को बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया, बिरसावाद यानी उसी राघोजी भांगरे के आंदोलन को टंटा भील ने आगे बढ़ाया, टंटा भील के आंदोलन को बिरसा मुंडा ने, यानी कि बिरसा 19वीं सदी में वो आखिरी आदिवासी क्रांतिकारक था जिसने तमाम आदिवासी शहीद महामानवों के जो उस आंदोलन को, उस जंग को, उस बंड को जो है 19वें शतक के तक वो लेके गया बिरसा मुंडा। इन्हीं के आंदोलन को बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया। इसीलिए हम लोग जो है बिरसावाद का ये मिशन बोलते हैं। बिरसावाद यानी तमाम आदिवासी शहीद महामानवों के विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित संघर्षों को आगे बढ़ाने वाला आखिरी क्रांतिकारक बिरसा मुंडा 19वें शतक। उसके बाद में असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, इनका जो आंदोलन शुरू हुआ, बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेके महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन चलाया है। वो कैसे? जब 1945 में बिहार और पश्चिम बंगाल साथ में थे, झारखंड साथ में था, बिहार और झारखंड, उस समय 1945 में रामगढ़ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अपनी एडवोकेट वकालत की पढ़ाई करके इंडिया आए हुए थे गुजरात में। जब वो उस रामगढ़ वाली बैठक में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए गए, उस समय वहाँ पे बैनर लगे हुए थे वो कार्यक्रम के बाहर। वहाँ पे रास्ते में उन्होंने देखा, कार्यक्रम के वहाँ पे देखा, उस पे लिखा था महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। ऐसा
इतना सारा नाम। फिर महात्मा गांधी ने वहां के लोगों से पूछा ये एक ही व्यक्ति का नाम है या ये 4-5 लोगों का नाम है? तो वहां के एक आदिवासी प्रतिनिधि ने बताया कि गांधी जी ये तो एक ही आदमी था बिरसा मुंडा, बोले उसी का नाम है महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो बोले इसका आंदोलन काय के लिए था? तो इसका आंदोलन था जिसकी जमीन उसका देश, हमारे गांव में हमारा राज। तो इस आंदोलन की जरूरत तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अंग्रेजों के खिलाफ में, ऐसा गांधी जी ने बोला। फिर गांधी जी बिरसा मुंडा का इतिहास, उनकी क्रांति को सुन के प्रेरित हुए। वो तो उस टाइम पे एक एडवोकेट आदमी टाई कोट बूट सूट में रहता है, आपको भी पता है, आप कोर्ट जाते हो, ठीक है। तो वो वकालत आदमी था, वकालत पढ़ाई किया हुआ था, वो टाई कोट सूट में था महात्मा गांधी। वो गया साबरमती, गए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में जाके उन्होंने अपना टाई कोट पैंट उतार दिया और बिरसा मुंडा की ये जो धोती है, धोती को उन्होंने देखा, उन्होंने धोती कमर पे बांधी, कंधे पे एक धोती रखी जिसको हम लोग, हमारे उधर ढाटी बोलते हैं हम लोग सतपुड़ा में, और हाथ में लाठी लेके जो है अंग्रेजों के खिलाफ में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। जब बिरसा मुंडा से महात्मा गांधी ने प्रेरणा ली तो महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हो सकते हैं। उसी बिरसा मुंडा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा ली, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में इस बात को मन से कबूल किया था कि मैं अपने आंदोलन का गुरु बिरसा मुंडा को मानता हूं। यानी कि इस देश में 2 नाम बड़े गर्व से लिए जाते हैं, बड़े सम्मान से लिए जाते हैं। एक है संविधान के जो मसौदा समिति के अध्यक्ष है, जिनको संविधान निर्माता भी बोलते हैं, वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और दूसरे हैं महात्मा गांधी, जिनको हम भारत का राष्ट्रपिता बोलते हैं। जब ये लोग बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेके अपने आंदोलन और अपने व्यक्तित्व को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस हिसाब से वो भारत रत्न हो सकते हैं और महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता हो सकते हैं। तो उस हिसाब से तो बिरसा मुंडा इस देश का राजा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन मनोवादियों ने, इन धूर्त चालबाजी षड्यंत्रकारी आर्य इतिहासकारों ने जो है हमारे तमाम शहीदों के इतिहास को, हमारे संघर्ष को जो है वो देश के लिखित इतिहास में जगह नहीं दी। इन्होंने जानबूझ के हमारे साथ में षड्यंत्र किया, क्योंकि इनको पता था इनका इतिहास, इनका संघर्ष आदिवासी लोगों के सामने आ जाएगा, आदिवासी समाज के सामने आ जाएगा, तो ये इस देश पे अपनी सोशल ओनरशिप का क्लेम करेंगे, सामाजिक मालिकियत का दावा ठोकेंगे और ये देश इनको देना पड़ेगा। ये इनकी नीयत खराब हो गई थी और इन लोगों ने हमारे सामने आने नहीं दिया। लेकिन अब हम लोग इनके सिद्धांत, इनकी विचारधारा और इनके विचारों को जो है समाज में खड़ा कर रहे हैं और हम क्लेम कर रहे हैं राघोजी भांगरे हमारे पूर्वज थे, बिरसा मुंडा हमारे पूर्वज थे, इनका पुतला बैठना चाहिए, इनको ये मिलना चाहिए, इनके नाम से ये होना। अब सरकार, हम बात कर रहे हैं, इसके लिए सरकार को मजबूरी में जो है मानना पड़ रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम हमारे बाप को भूल गए थे। ये हमारे बाप लोग थे। हम अगर अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे तो दूसरे से क्या उसका अपेक्षा रखेंगे कि ये बोलेगा कि फलाने का बाप है। तो अब हम लोग बाप मानने लग गए, तो सरकार को भी मानना पड़ गया कि इनका क्या योगदान था। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा केडर करो, केडर चलाओ, सामाजिक शिक्षा दीक्षा दो। केडर से ही आपके बच्चों का, आपका सभी का ब्रेन विकसित होगा। किताबी शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम चलाओ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा भी समय हो गया है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आप सभी का धन्यवाद। आप केडर के लिए बुला लेना, मैं आते रहता हूँ। सह्याद्री में पाड़ोसी में मैं दूसरी बार आया हूँ। 4.5 या 5 साल, 4-4.5 साल पहले मैं यहाँ आया था। रात में केडर लेने एक मंदिर पे केडर लिया था हमने। तो सह्याद्री में दौरे होते रहते हैं हमारे। आप जब भी केडर का नियोजन करो, हमको बुलाओ। आप विचार मंच के पदाधिकारियों से संपर्क करो। बिरसा ब्रिगेड की हमारी जो जिले की तहसील की जो बॉडी है, जो पदाधिकारी, इनसे संपर्क करो। आपको केडर के लिए कौन चाहिए, मास्टर ट्रेनर, वक्ता कौन चाहिए, उस हिसाब से वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। जाते जाते 4 लाइन बोलूंगा। उन दुश्मनों के लिए जो ख्वाब देख रहे हैं, बाहर से आकर शरणार्थी के रूप में भारत में आके नागरिकता लेकर बसे हुए लोग और इस देश के मूल मालिक आदिवासियों को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं, उन लोगों के लिए 4 लाइन बोलूंगा। अरे हमको सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहां तक है। अरे हमको सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहां तक है। हम भी देखते हैं तेरे अत्याचारों की
सरहद कहाँ तक है। हम में बिरसा और राघोजी के उलगुलान को पूरा करके रहेंगे। रोक सके तो रोक ले, लगा ले अपनी ताकत, तेरी ताकत जहाँ तक है, तेरी ताकत जहाँ तक है। जय बिरसा, जय राघोजी, जय आदिवासी, जय जोहार। धन्यवाद सर. सुकलेली फुले सुगंध देऊन जातात, सुकलेली फुले सुगंध देऊन जातात, गेलेले क्षण आठवण देऊन जातात. तर काही माणसं शब्दातून जगण्याचं सार सांगून जातात, तर काही माणसं शब्दातून जगण्याचं सार सांगून जातात. सरांनी अतिशय उत्तम शब्दामध्ये जगण्याचं सार सांगितलेलं आहे.